हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बरी इमाम ऑपरेशन, पार्लियामेंट में दो वफाकी वजीर आमने सामने आ गए। असल हकीकत क्या है? क्या मुतासरीन को बेवकूफ बनाने के लिए गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेला जा रहा है? दूसरी तरफ वजीर आजम और सदर की अहम सियासी मुलाकातें। 28वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या डील होने जा रही है? इन इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर पलवशा खान। इसके अलावा ब्लू पासपोर्ट के लिए हुकूमती और ऑपोजिशन सेनेटर्स इकट्ठे हो गए। पार्लियामेंटेरियंस और इनके बच्चों को ब्लू पासपोर्ट देने का बिल सेनेट में पेश हो गया। पासपोर्ट तरमीमी एक्ट में ब्यूरोक्रेट्स की तरह मेंबरान पार्लियामेंट को ब्लू पासपोर्ट इशू करने के लिए तरमीम तजवीज़ की गई। इस अहम बिल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कराची की अदालत में मंशियात फरोश मुलजिमा पिंकी की शहाना अंदाज में हथकड़ी के बगैर पेशी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिंध पुलिस पर शदीद तनकीद। आईजी ने नोटिस दे लिया। मुलजिमा पिंकी कौन है, इसको पुलिस ने प्रोटोकॉल में क्यों पेश किया, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और भारतीय सरकारी अफसरान करप्शन में पाकिस्तान का मुकाबला करने लगे। 60,000 तनख्वाह लेने वाले दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर यादव के असासे 100 करोड़ से जायद निकले। सीबीआई ने गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। आज के प्रोग्राम पर इस पर भी बात करेंगे कि दोनों ममालिक के अफसरान करप्शन में एक दूसरे से किस हद तक मुतासिर हैं। जबकि दूसरी तरफ इंडिया की रियासत तमिलनाडु में नए मुंतखब वजीर आला विजय ने अपने पीर को सियासी एडवाइजर बना लिया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर वजीर आला पर तनकीद, इसको भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर पलवशा खान साहिबा, और इनसे जानते हैं कि आखिर ये थोड़ी सी सियासी जो हलचल है उस हवाले से भी बात करेंगे, और जो ब्लू पासपोर्ट के हवाले से बिल पेश हुआ है उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पलवशा साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। जी पलवशा साहिबा, सियासत पे भी, मुल्क की सियासत पे भी जो है वो आपसे बात करेंगे और जो हलचल और मुलाकातें आजकल नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले ये बताएगा, ये सेनेटर अब्दुल कादिर ने पासपोर्ट एक्ट तरमीमी बिल 2026 जो पेश किया है कि ब्यूरोक्रेट्स की तर्ज पर जो है वो ब्लू पासपोर्ट पार्लियामेंटेरियंस के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी जो है वो इशू किया जाए, इसको कैसा देख रही हैं आप बीइंग अ सेनेटर योरसेल्फ? देखिए, ये एक्चुअली ये अगर मैं हकीकत पे अपनी बात करूं तो उससे पहले जब हम एमएलए उस जमाने में ही यानी 2008 से 13 में ही एक बिल पास हुआ था नेशनल असेंबली में, जिसमें ब्लू पासपोर्ट को लाइफ कर दिए गए थे टू पार्लियामेंटेरियन। तो अब ये दरअसल जो सात डिपेंडेंट्स हैं ये भी शामिल थे। अब सेनेट में मसला ये है कि जो 6 साल से कम के लिए सेनेटर इलेक्ट होता है वो इससे महरूम रह जाता है। लिहाजा ये कोई नई चीज नहीं है। अगर मैं आपसे इस पे हकीकत पे बात करूं, ये ऑलरेडी एक ऐसी चीज है जो कि इस मुल्क में बहुत से लोगों को है के पास है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं, तो ब्लू पासपोर्ट जो है वो डिपेंडेंट्स के पास पहले भी थे, लेकिन चूंकि सेनेट इसमें एक एनैमली थी तो मेरे ख्याल में इसको ठीक करने की कोशिश की गई है। मेंबर्स उनके स्पाउसेस और डिपेंडेंट्स के पास ये सहूलत हमेशा से है। मेरे ख्याल में तकरीबन 2000 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस सन में, लेकिन 8 से 13 की असेंबली में जब मैं भी मेंबर थी तो उस जमाने में ये बिल पास हुआ था। अच्छा, लेकिन वैसे ही इस पे जो है वो दूसरे लोगों ने एतराज़ात तो उठाए हैं सेनेट में भी कि इसका जो है वो गलत इस्तेमाल होता है, और ये चेयरमैन सेनेट ने तो ये भी कहा कि ये बिल आपका जो है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, इस पे कोई वोटिंग अगर कराएंगे तो हार जाएंगे। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में वो पास हो गया। वो उस वक्त मैं शायद नहीं थी हाउस में। अच्छा, लेकिन ये पास सारे इशू हुए जो बाद में वापस से लिए गए। अच्छा, लेकिन जो एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से अगर दिए जाएं तो फिर इसके गलत इस्तेमाल का आज तक मैंने किसी पार्लियामेंटेरियन के से इसका गलत इस्तेमाल नहीं सुना है। हाँ, इससे पहले एक जमाने में ये बहुत से लोगों को दिए गए जिनकी एंटाइटलमेंट नहीं थी, फिर उनको कैंसिल किया गया, अगर आप याद करें। तो लिहाजा ये मैं समझती हूँ थोड़ा सा प्याली में तूफान सा आया हुआ है। क्योंकि इसकी भी वजह मैं ये समझती हूँ
हाँ। क्योंकि इतने हालात खराब हैं मुल्क के, हाँ। जो मुआशी हालात हैं, आम आदमी पे इतना दबाव है कि जरा भी कोई बात जो है हाँ। जाहिर है उनको डरा गुजरती है और गुजरनी भी चाहिए जो इस वक्त हालात हैं बिल्कुल इस मुल्क के। तो अब हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि इन हालात को ठीक करे ताकि लोग जो हैं उनका सियासत और पार्लियामेंट के बारे में जो एक नुक्ता नज़र है और एक इम्प्रेशन बन गया वो भी ठीक हो। सही जी। बहुत शुक्रिया पलू शाह, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत सारे पब्लिक इश्यूज़ पे आप बड़ी बहादुरी से बात भी करती हैं, कमेंट भी करती हैं, बैकलैश भी फेस करती हैं, साफ ज़ाहिर है। तो आप जैसे खुद भी कह रही थी कि बाज़ दफ़ा जेस्चर्स होते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, टोकन ही सही। तो लोग ये समझते हैं कि जब आपने भी बात की है कि जब हम सफ़र कर रहे हैं, हमारी चीखें निकल रही हैं, तो हमारी जो एलीट है, पॉलिटिकल एलीट है, वो अपने प्रिविलेजेस, अपने पर्क्स, अपनी सैलरीज, अपने जो अपने फ़ायदे हैं वो उनको देख रहे, अपना सोच रही है, अपनी फैमिली बच्चों का सोच रही है। सो जो आप इसको ये नहीं समझते कि पूरे सेनेट में कोई ये बात करने को तैयार नहीं है कि ये गलत टाइम है, गलत, ये इस वक्त हम अपने लिए कोई प्रिविलेज मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए या फैमिलीज के लिए। देखिए दरअसल कलासा साहब, अब मैं कुछ आप समझ जाइएगा कि बहुत से इदारे ऐसे हैं जो अपनी खुद ही सैलरीज फिक्स कर देते हैं और इस दौरान भी बहुत से इदारे ऐसे हैं जो अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उन्होंने बढ़ाई दी हैं और बढ़ा भी देते हैं। तो अब बात यह है कि जाहिर है पार्लियामेंट अब बहुत से मामलों में जो है वो उनके पास कुछ खास नहीं है। जो हम एक फिजा इस मुल्क में बन चुकी है नफरत की, और वो उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि चंद लोग जो हैं वो फायदा उठाते हैं और बाकी जो सारी पार्लियामेंट है वो इसका खमियाजा भुगतती है। तो अगर आप वैसे भी देख लें तो इस न्यू पासपोर्ट की अफादियत कुछ बाहर के मुल्कों में, मतलब चंद मुल्कों के अलावा हमें वीजे हर जगह लेने पड़ते हैं और के अलावा मैं आपको सारी बात काट रहा हूँ, मैं मेरा ख्याल है 60 से ज्यादा ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के उनके एग्रीमेंट है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो तो ऑन अराइवल उनको मतलब वीजा वगैरह की फैसिलिटीज। खलासा साहब, एक तो वो जो ममालिक है ना, उनमें कुछ ममालिक 3-4 तो ऐसे हैं जो काबिल जिक्र है, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपके पास पहले तो टिकट हो आजकल के माहौल में और खर्चने के लिए डॉलर्स हो तो आप वहां तक पहुंचेंगे। और वो ममालिक जो है, चंद ममालिक हैं जो इस काबिल हैं कि जिन पर मतलब जिनका जिक्र किया जाए, बाकी बहुत से ऐसे ममालिक हैं। लेकिन बहरहाल हम इस पर बहस नहीं करते क्योंकि ये देखिए एक प्रिविलेज जो थी, इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रिविलेजेस बाकी इदारे जो हैं वो इस मुल्क के बहुत से उठाते हैं बड़े मज़े से, लेकिन चूंकि नफरत है पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन के लिए एक नफरत की फिजा बनाई गई है, तो जाहिर है अब इसका हमें भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार कुछ हद तक बहुत से हम खुद भी हैं। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारे इदारे हैं जो हैं अपनी वो सैलरीज बिल्कुल ठीक का है। हमने तो यहाँ पर स्टोरीज भी की हैं। SCCP सबसे बड़ा था लास्ट ईयर, हमने स्कैंडल किया कि जनाब 40-50 करोड़ का, अब तो पता चला 1.25 बिलियन रुपीज़। उस दिन अनुषा रहमान साहबा ने कमेटी में बताया कि 1.25 बिलियन रुपीज़ के वो बेनिफिट जो है उन्होंने बैठ के खुद बोर्ड ने, जिसमें सेक्रेटरीज भी हैं, फेडरल भी शामिल हैं, उन्होंने खुद बैठ के 17 महीने की बैक डेट से खुद ही उन्होंने ले लिया। और जब पूछा गया उन्होंने, सलीम मांडवीवाला साहब आपने दीगर ने, उन्होंने कहा हमारी पावर्स हम बढ़ा सकते हैं, स्टेट बैंक बढ़ा सकता है, ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये लाज कवानीन जो है कि ना बढ़ा सकें ये तो आप लोगों की पावर्स में, आप पार्लियामेंट है, कानून तो आप बनाते हैं, फिर आप कहते हैं जी हम वीक हैं और इदारे वो कर रहे हैं। ऐसा ही है, लेकिन ये अब देखिए, ये अब हुकूमत, मैंने तो इस पर ये स्टेट बैंक की आज से कुछ चंद साल पहले की सेनेट में मैंने तकरीर की थी कि भाई इतनी ज्यादा सैलरीज किस हिसाब से हैं। उस जमाने में मुझे अब याद नहीं 40 लाख थी कि क्या थी, उसके मुकाबले में आप पार्लियामेंटेरियन की सैलरी देख लें और इन्फ्लेशन को फैक्टर इन, सब पार्लियामेंटेरियन जाहिर है इतने कोई नवाब भी नहीं होते, कोई इतने सब एक किस्म के बैकग्राउंड से भी नहीं आते। लेकिन आप ये देखिए उस जमाने में ये बात की थी, लेकिन हाँ ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इस पार्लियामेंट में भी इन्फ्लुएंस काम करता है और किसी इन्फ्लुएंशियल पे हाथ डालना है उसके लिए सबसे पहले तो हुकूमत को साथ करना पड़े। हुकूमत इरादा करे तो ये हो सकता है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है वो बिल पहले दिन ही फेल हो जाए। आपने जैसे अभी बात की कि पार्लियामेंटेरियंस बहुत सारे बेनिफिट जो ब्यूरोक्रेसी के पास हैं वो आपके पास नहीं है, लेकिन बात वो ये कि कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ।
ना कुछ है। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आप डुअल नेशनल नहीं हो सकते, पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वजीर नहीं बन सकते, लेकिन ये फैसिलिटी आपने ब्यूरोक्रेट्स को दी हुई है। मुझे याद पड़ता है शुक्र इमाम साहब सेनेटर थे यहाँ पे पीपल्स पार्टी की टिकट पे, उन्होंने बिल लाई थी यहाँ पे सेनेट में और बिल पास नहीं हो सका था। तो आप लोग जब अपने ऊपर कदगने लगा लेते हैं कि हमारी तो डुअल नेशनलिटी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे हजारों लाख ब्यूरोक्रेट जो ये कनाडा में, पुर्तगाल में, दुबई, हिंद, सिंध, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आपके आके जदाते लंदन जहां भी ले रहे हैं, उनके लिए तो आपने मैदान खुद खुला छोड़ा हुआ है, अपने ऊपर कदगने लगे हैं। जब हम सवाल करते हैं तो आप कहते हैं हम बड़े मजबूर हैं, तो मजबूरी तो आप लोगों ने खुद पैदा की हुई है। आपने क्यों नहीं बिल मंजूर किया? आज जैसे ये वाला बिल मंजूर कर लिया आपने पासपोर्ट वाला, तो ये भी कर सकते थे कि डुअल नेशनल नहीं होने चाहिए ब्यूरोक्रेट्स। देखिए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये अगर देखिए मैं आपको यही समझा रही हूँ कि खामोशी की आड़ में बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी ले लें और आप और इदारे ले लें कि जो पार्लियामेंट तो उसके मुकाबले में आप खुद पार्लियामेंट को कवर करते रहे हैं सारी जिंदगी। आप बताएं पार्लियामेंट के पास क्या है? एक सेनेटर या एक आम MNA अनलेस के वो काबीना का मेंबर ना हो, उसके पास सिर्फ एक जबान है, उठ के बोल ले अगर उसे थोड़ा कोई मौका मिले। इसके अलावा क्या है? मतलब ही कैन और शी कैन नॉट अफेक्ट एनीथिंग। तो हम बिल्स लाते हैं, बिल्स को अगर हुकूमत ना चाहे अपोज हो जाते हैं, वहाँ कमेटी तक भी नहीं जा पाते हैं। तो ये एक बंधे हुए हाथों के साथ सिर्फ ये कि जबान से आप अगर अपना कोई जहाद करना चाहें तो कर लें। अच्छा, अभी आपने बात की सैलरीज की कि पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज कम थी, अभी खैर बढ़ाई की हैं बहुत सारी और बाकियों की ज्यादा है, लेकिन एक चीज आप भी अप्रिशिएट करेंगी कि मतलब यहाँ पे आप जिन लोगों के बारे में हम कह रहे हैं वो सिविल सर्वेंट है, हुकूमत का वो हिस्सा है, 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, 9 से 5 देते हैं, 30 डेज वट एवर जो भी है। पार्लियामेंटेरियंस पे तो कोई नहीं है, आपके महीने में 1-2 सेशन हो जाते हैं, फिर कोरम पूरे नहीं। कल मैं कौमी असम्बली में गया, ना सदर है, सॉरी मैं उनका कह रहा हूँ, आपके ना वजीर आजम साहब आते हैं, ना वजीर दाखिला आते हैं, ना डिफेंस मिनिस्टर नजर आते हैं, ना आपके वहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ना वजीर हैं। कल पूरा हाउस खाली पड़ा था, तनख्वाह वो पूरे महीने की लेंगे। तो ये चीजें भी तो आप इसमें देखें। साथ में आपको अलाउंसेज अलहदा मिलते हैं सेशन अटेंड करने के, कमेटी इजलास लें तो वो अलहदा मिलते हैं आपको, मेडिकल बिल्स, ट्रैवल वगैरह, पाकिस्तान से बाहर, इसके बाद तरक्याती फंड्स। सो देयर आर ह्यूज प्रिविलेजेस जो MPs को मिलते हैं। तरक्याती फंड कई सालों से किसी को कोई नहीं मिला, कम से कम हमें तो हुकूमत ने इसमें नहीं दिया। इसके अलावा जो आप खुद देख लें, जो आप ये DA कहते हैं वो भी अमाउंट्स आप सामने ले आए, वो भी कोई ऐसी अमाउंट्स नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि चंद ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्हें चंद क्या सभी को प्लॉट्स मिलते हैं, सभी को ऐसी उनके मतलब हाथ के नीचे उनके इख्तियारात में ऐसी चीजें हैं कि जो अगर आपको हमें मिल जाएं तो हम छोड़ दें अपना जो काम कर रहे हैं वो काम करना शुरू हो जाएं। फिर उनको पेंशन है, फिर उनका एक कवर्ड सिस्टम है, सियासतदानों का क्या निकाल के बाहर करो तो वो गए। अच्छा फिर क्या वजह है? आई एम सॉरी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इतने इनको डिसएडवांटेजेस हैं जो आपने गिनवाए हैं, फिर ये उसके लिए सियासतदान बनने के लिए इतनी मार धाड़, जानों की कुर्बानी, माल और दौलत की कुर्बानी, जेलें, सजाएं, जलावतनियां, ये फिर क्यों सारा कुछ? इतना सारे इसमें डिसएडवांटेजेस हैं जो आपने अभी गिनवाए हैं कि कितना मुश्किल काम है, पैसे नहीं है, तनख्वाहें नहीं है। नहीं है, लेकिन एक मुश्किल काम है, कोई इतना आसान भी नहीं। एक देखिए, एक अवाम की गैज़ो गज़ब का भी तो निशाना बनते हैं, और एक काम चंद लोग करते हैं और भुगतती पूरी पार्लियामेंट है, ये भी एक सच्चाई है। तो बस ये एक पागलपन और क्या कहा जा सकता है। अच्छा, खप लग जाता है। आपको भी अगर लिखने से रोक दिया जाए, बोलने से, तो आप भी मेरे ख्याल में सब कुछ बेच बाच के भी लिखने बोलने पे मजबूर हो तो आप कर लेंगे। ये एक हमारा फिर जिंदगी का एक मकसद सा बन जाता है। और बस जो या इसमें क्लाउड है, पावर है, जरा थोड़ी सी अथॉरिटी है, जरा बोलने की पावर है। ये बात मैं मानती हूँ कि हमारे पास जो फ्लोर होता है वो बड़ा जबरदस्त है, वो फ्लोर पावरफुल है, और उस फ्लोर को अगर हम इस्तेमाल करें ईमान के साथ और लोगों की भलाई के लिए, तो उस फ्लोर से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं, चाहे इसके बदले में कुछ ना मिले, लेकिन वो जो आपकी बात की गूंज है, वो गूंज आपकी जो है वो बड़ी जबरदस्त है, और उसका कोई नेमुल बदल नहीं। तो ये मैं जरूर गूंज के बगैर उसके साथ साथ स्टेटस नहीं है, एक पावर है, क्लाउड है, बहुत सारी अथॉरिटी है। पावर कोई भी नहीं है। पावर क्या है? किसी की कोई पावर आज के जमाने में आम पार्लियामेंटेरियन की कोई पावर नहीं।
क्लाउड जो है वो क्लाउड भी बस है, जो है कोई सुनना चाहे तो सुन ले, वरना आप अच्छा, बैठे रहे नहीं दो सुने। सवालात रह गए हैं इसके पहले। तो ये कि अभी पासपोर्ट्स की बात हो रही, जो आप रबिया ने भी आपसे पूछा कि यह मिस यूज होता है, जिसका सबको खौफ है। जब यहाँ पे रहमान मलिक साहब वजीर दाखिला थे, उनके दौर में बहुत सारे पासपोर्ट बने और उस वक्त भी ये स्कैंडल स्टोरी सामने आई थी। हम खुद कह रहे थे 2000 के करीब बाद में पासपोर्ट ऐसे लोगों को दिया गया, ब्लू पासपोर्ट, जो क्वालिफाई नहीं करते थे, जो बाद में चौधरी निसार अली खान साहब ने वजीर दाखिला बन के उनको सस्पेंड किया था। तो ये तो फिर वही एक नया रास्ता आप नहीं समझते खोला जा रहा है। नहीं, जो देखिए वो तो लेजिस्लेशन जिसको कवर नहीं करती उसका कोई काम नहीं, उसको देना नहीं बनता। और मैंने नहीं सुना, शायद आपने सुना तो बताएं कि किसी मतलब एक पार्लियामेंटेरियन कैसे मिसयूज करेगा, कहीं जाएगा और कहीं से वापस आ जाएगा, यही है ना। तो लिहाजा बहरहाल ये एक इज्जत भी जो दुनिया देती है, कुछ ग्रेटिस हो जाता है, हालांकि उसकी भी कोई इतनी हैसियत नहीं होती, लेकिन एक निशान है, एक पार्लियामेंट को वो इज्जत दूसरी मुल्क देता है। तो बहरहाल ये लोगों का ये मसला था मैम कि आपको मसला नहीं, जितना बड़ा मसला इस वक्त मुल्क में पेट्रोल की कीमतें और महंगाई, लोगों को ये फील होता है ना कि पेट्रोल महंगाई को छोड़ के वो अपने प्रिविलेज के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। दैट्स द इशू जो आपने बात की। दूसरी बात, जब आप लोग बाहर जाते हैं तो आपको सरकारी पासपोर्ट तो बना के दे देते हैं कि चलें जिस पे वीजे लगते हैं सारी चीजें, बट जब वो कहा जाता है कि दे नीड अनदर एक्स्ट्रा एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, खैर इस पे हम बात करते रहेंगे। मैं थोड़ा सियासी आपसे खबर लेना चाह रहा था। पासपोर्ट के लिए हम किसी दिन भी एंटाइटल्ड नहीं है, ना हम में से किसी को मिल सकता है, वो तो चंद ओहदे हैं जिनको मिलता है। नहीं, जब आप बाहर जाते हैं, डेलीगेशन जाते हैं, तो उस वक्त मेरा ख्याल है सरकारी पासपोर्ट आपको बना के दिए जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, देखिए सरकारी पासपोर्ट तो हर MNA MPA सेनेटर के पास होते हैं, लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसी के पास नहीं है। वो तो चंद होते हैं बाय वे ऑफ जो लॉ है, उसके अलावा किसी के पास नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन, सियासी तौर पर अभी आप क्या देख रही हैं? 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं पार्लियामेंट में ये आने की, और अभी उनकी मुलाकात भी हुई है सदर साहब की और वजीर आजम साहब की। क्या चांसेस हैं? आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं या अभी कोई यहाँ पे कोई टग ऑफ वार टसल चल रही है ये पार्लियामेंट में? देखिए अभी तक तो हमारे सामने, हम तो आपकी खबर देख रहे थे, मैंने आपका वीलॉग सुना है, मेरे ख्याल में आपने कोई इस पे डेट भी दी है 8 जून की या शायद 8 जून की डेट दी है आपने जी। हमने अभी तक इस पे ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं देखा है, सिर्फ एक सोशल मीडिया पे इस वक्त इसका काफी शोर मचा हुआ है। लेकिन जाहिर है अब मैं इस पे जब तक कुछ देखूं ना कुछ कह नहीं सकती, लेकिन शोर किसी वजह से ही मचता है, ये भी एक हकीकत है। जहाँ शोर मचता है, धुआं तो आग हो तो उठता है, लेकिन फिलहाल अभी तक हमें ये कम्युनिकेट नहीं हुआ है, ना पार्लियामेंटेरियंस को और ना अभी तक पार्टी ने हमें इस मामले में इत्मीनान में लिया है। लिहाजा अगर कुछ होने वाला है तो अभी तो सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पलवशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी कुछ सियासी जो मुलाकातें चल रही हैं आजकल। सदर जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई और इस हवाले से हमने आपको खबर भी दी कि शायद इसके पीछे 28वीं तरमीम पर जो है वो कुछ बातचीत चल रही है और कुछ इख्तलाफात हैं जिनको जल्द से जल्द मिटाने की कोशिश जो है वो ज़रूर जारी है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद जो है वो हम जिक्र करेंगे, आज सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया पर कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की खबरें जो है वो चलती रही। विजुअल्स भी आपने जो है वो ज़रूर देखे होंगे। क्या बैकग्राउंड है इसका, इस हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सीनियर सहाफ़ी और एंकर फवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फवाद साहब, आप बैठे हैं कराची का नाम आप लोग कभी कराची का नाम आप लोग ना अच्छे किसी वाक़े के साथ ना जोड़िएगा। कभी क्लासा साहब हमें बुलाएं और कहें कि बताएं कराची के बारे में, वहाँ के खाने कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, लोग क्या सोचते हैं। लेकिन जब भी क्लासा साहब ने माशाल्लाह बुलाया, कभी मनशियात फरोशी के नाम पे बुला लिया, कभी बिल्डिंग गलत बन गई उस नाम पे बुला लिया। क्लासा साहब थोड़ा सा रहम करें भाई। सारा कसूर साढ़े ही है जनाब। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आरामगाह है, वहाँ पे आखिरी आरामगाह है वो। यहाँ पे जो है वो उनसे मंसूब ये शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कभी पूछ लें कि यार पोर्ट के ऊपर हैंडलिंग कितनी हुई, क्या कराची पोर्ट जो है वो दुबई का मुतबादिल बन रहा है, ये सवाल भी पूछे ना क्लासा साहब। पहला सवाल ये कराची के मसाइल का इल्जाम भी आपने क्लासा साहब के ऊपर डाल दिया है। मैं खुद कराची से हूँ, मुझे खुद जो है वो इंतजार रहता है। बता दें आप पहले कि क्या पोर्ट पे एक्टिविटीज चल रही हैं ऐसी, और कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितनी के वो वर्थ डिस्कसिंग है अभी। बता दें सर जी आज। क्लासा साहब फिर आउट ऑफ सिलेबस। अब देखें ये जो सवाल आप कर रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस।
खुद ही जो है वो इसका चले जिक्र फिर किया। चले पूछेंगे, वो भी बाद में पूछेंगे पूछेंगे। आपसे, अच्छी खबरें भी कराची की मैडम आपसे क्लासा लेंगे। साहब बड़े भाई हैं, हमसे लिवरेज लेते हैं थोड़ा सा कि चैनल नहीं, के श्योर ऊपर सर, की श्योर। 100 बात की भी कर लें। ये पिंकी की आपने मैडम की बात की ना, जी जी, मैं पिंकी बात मैडम, करता हूं, टाइम भी कमी होता है, ऐसा ना हो कि शो खत्म हो जाए हमारे हंसी हाँ मजाक में। प्लीज मुझे बताइएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है उनकी कहानी और ऑडियो लीक्स देख के कि वो कराची की पाब्लो एस्कोबार जो हैं वो बनी फिर रही हैं। आप बताएं क्या स्टोरी है इसके पीछे। देखिए जी, मैडम पिंकी जो है वो आज पिंकी पिंकी हो रहा था। एक पहले तो जो इब्तदाइया आपका था उस पर कुछ कमेंट ये है कि खवातीन को पेश किया जा सकता है बगैर हथकड़ी के, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई खिलाफ कानून चीज़ नहीं है, लेकिन शनाख्त छुपाई जाती है और शनाख्त आखिरी वक्त तक छुपाई जाती है। बाज़ दफ़ा तो जो प्रेस रिलीज आती है उसमें भी नाम नहीं होता। शनाख्त छुपाई जानी चाहिए थी, उनके ऊपर कोई कपड़ा होना चाहिए था। सही। कोई और ये सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि फोटो कोई भी आपका नहीं जाना चाहिए, उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस है वो बाद में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इस पे, जो मैंने पढ़ी थी। अच्छा, खातून खबर। पुलिस एहलकार भी साथ नहीं थी। हाँ, ये जरूर है, उन्होंने मुंह पे चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, इसका हाँ। मतलब ये है कि तो शनाख्त हो सकता है उन्होंने पुलिस को सेटिस्फाई कर दिया हो कि देखो शनाख्त मैंने छुपा ली है। पुलिस भी सेटिस्फाई किन लोगों से होती है क्लासा साहब, ये आपको भी अच्छे तरीके से पता ही है। बाकी पिंकी खातून जो है, ये हमें भी इनका नाम आज ही पता लगा है, अल्लाह का शुक्र ही है कि आज पता लगा, इससे पहले नहीं पता था। ये कसूर से ताल्लुक रखती हैं, कसूर जो लाहौर के करीब है, इसलिए बहुत से लोग कराची में इनकी शनाख्त यही बता रहे हैं कि ये लाहौर से ताल्लुक रखती हैं। इनको जो है वो कराची पुलिस के हवाले किया गया और इसको हसास इदारे ने गिरफ्तार किया था आज से कुछ दिन पहले। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है वो गार्डन पुलिस के हवाले किया गया। गार्डन की शनाख्त ये है कि वो जिला जनूबी का एक इलाका है जो लियारी के बिल्कुल साथ लगता है। जी। तो लोग लियारी के नाम से आसानी से पहचान जाते हैं। गार्डन और लियारी बिल्कुल ही आप समझ लें कि साथ ही एक आबादी है। पुलिस एहलकार जो बेचारे मुअत्तल हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, जो भी उनके साथ हुआ है, मैंने रिपोर्टर से कहा, मैंने कहा उनकी कोई तस्वीर वगैरह दिखा दो यार ज़रा, मैं देखूँ सही कौन से पुलिस एहलकार थे। उसने कहा उन्होंने शाम से ही ना अपना फेसबुक और जो व्हाट्सएप प्रोफाइल था उसके ऊपर से तस्वीरें हटा दी हैं, तो उनकी कोई तस्वीर भी नहीं मिल पा रही। अच्छी बात है, उनको भी बदनाम नहीं होना चाहिए, उन बेचारों का शायद इतना बड़ा कसूर नहीं था। अब आ जाए जी ये पिंकी खातून के ऊपर, तो ये एक नशे का नेटवर्क चलाती थी, नशे की चीज़ सप्लाई करने का, आइस का, और जो मुख्तलिफ ड्रग्स इनसे जो मंसूब की जा रही हैं। मतलब ये इल्जामात हैं, हम ये कहेंगे इल्जामात हैं अभी, सो वी आर नॉट गिविंग एनी इल्जामात है, जजमेंट। लेकिन इनके ऊपर 2018 से लेके अब तक ये 8-9 साल इनको हो गए हैं बराह रास्त कारोबार करते हुए। पहले किसी किरण नामी खातून के साथ कारोबार करती थी, फिर इनके ऊपर जो है वो 11 केसेस की एक हिस्ट्री है, जिसमें ये 8 साल से मफरूर भी हैं बहुत सारे केसेस में। तो इनके ऊपर केसेस हैं मंशियात के, उसमें इनका भाई गिरफ्तार हुआ, ये आज तक गिरफ्तार नहीं हुई थी, ये पहली दफ़ा गिरफ्तार हुई। और ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये सिर्फ कराची का नेटवर्क नहीं है, कराची लाहौर पूरा मुल्क गिर एक नेटवर्क है। कराची चूँकि बड़ा शहर है, यहाँ से जो है वो ग्राहक इनको ज़्यादा मिलते रहे। कराची का के जो सफ़ेद पोश लोग थे या मुतमौल लोग के ग्राहक ज़्यादा थे, तो इसलिए ये जो है वो, और मुकदमात इनके ऊपर कराची में है ज़्यादातर। जो मुकदमात मैंने देखे इनकी पूरी 11 मुकदमात की फहरिस्त ज़्यादातर डिफेंस के मुख्तलिफ थानों के अंदर है, दरख्शाह थाने के अंदर है, यानी कि आप कह लें कि ज़िला जनूबी और ख़ास तौर पर डिफेंस के थानों में मंशियात का CTD का एक मुकदमा इनके ऊपर है, सबसे पहला मुकदमा जो हुआ। तो ये 8 साल से जो है वो नहीं, आप जो पॉश एरिया के नाम किनार हैं, साफ ज़ाहिर है जिनके पास पेइंग कैपेसिटी होगी, परचेजिंग पावर होगी, जहाँ पे मतलब है कोई गरीब आदमी बेचारा लियारी वाला तो क्लाइंट नहीं बन सकता, सारा दिन मजदूरी करेगा, शाम को इतनी सारी ड्रग्स के पैसे देगा, वो तो ऑफ कोर्स जो ये ड्रग्स की पार्टीज वगैरह होती हैं तो कहते हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही लेंगे। अच्छा, कुछ अर्सा पहले यहाँ पे नार्कोटिक्स की मीटिंग थी सर, आपको तो मैं कमेटीज़ में जाते रहता हूँ, वहाँ पे इजहारुल आपके कराची के जो आपके MNA ख्वाजा इजहार साहब, उन्होंने इंकशाफ किया था कि कराची में जो पार्टीज़ होती हैं वहाँ पे नौजवानों की, बच्चों मीन्स के टीनेजर वगैरह की, अब वहाँ पे ड्रग्स वो सप्लाईज होती हैं, आइस सप्लाईज होती हैं, हीरोइन को तो मतलब बहुत पीछे चले, कोई और भी उन्होंने नाम लिया था। वो कह रहे थे अब तो कोरियर के जरिए होता है, कि कोरियर के जरिए चीज़ें पहुँचती होती, लीव अलोन कि आपने पार्टी की हुई है, घर पे आप जैसे ऑर्डर करते हैं ना, वो राइडर आता है, राइडर दे जाते हैं। अब तो ये वाला काम शुरू हुआ है सर कराची में। ये तो इसके बारे में कोई है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन सर? जी, ये पूरा खातून एक नेटवर्क चलाती थी और इनके अपने कोरियर थे, मुख्तलिफ कोरियर्स के जरिए, कभी गोल्डन के नाम से इनके कोड थे, मुख्तलिफ कोड्स थे इनके, उसके ज़रिए जो ये सप्लाई होती थी। मैं इसके ऊपर ना क्लासा साहब काफ़ी अर्से पहले पूरी एक फॉलोअप सीरीज कर चुका हूँ कि कराची में मंशियात की सप्लाई का क्या मामला है। देखें, अच्छा, पोश इलाकों में एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल, ये भी आपके सामने मैं मुझे लगता है कि अहम है ये बताना भी आपको कि मैंने जो उस वक्त SSP थे, वो मेरा ख्याल है DIG हो गए, मैंने उनसे पूछा कि
तारिक धारेजो उनका नाम था, मुझे अब याद नहीं है कि उनकी आजकल पोस्टिंग किधर है, लेकिन डीआईजी हैं वो। तो मैंने पूछा कि धारेजो साहब ये जो लोग हैं ये कौन होते हैं, जो इनके बायर होते हैं, जो खरीदते हैं, स्कूलों में कौन लोग होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि जो आइस का नशा है खास तौर पर ये जापान की फौज इस्तेमाल करती थी जंग अजीम के दौरान और उसके आसपास, और उसका मकसद ये था कि ज्यादा वक्त के लिए चौकस रहा जा सके। तो बच्चों के ऊपर एजुकेशन का, तालीम का इतना दबाव है कि वो चौकस रहने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कई केसेस हमारे पास ऐसे भी आए कि हमने जब उसकी तफ्तीश की तो पता लगा कि बच्चे ने इसलिए आइस इस्तेमाल करना शुरू की थी कि वो चौकस रहे और पेपर की तैयारी अच्छी कर सके और उसका दिमाग चलता रहे। लेकिन हमने आइस तो के सुना था कि साथ ड्रग्स यूज करने से बंदा थोड़ा सा इंटॉक्सिकेशन में चला जाता है, स्लो हो जाते हैं जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि ऐसी भी कोई नशा होता है कि जो चौकस कर देते, चौकन्ना कर देते हैं बंदे को। मेरे लिए तो बड़ी खबर है ये ये। जो आइस का हाइपर नशा है मोड ना, जी ये जो आइस का नशा है इसके लिए खास तौर पर ये बात है। अच्छा। इवन मैं आपको एक और इसमें एक मजेदार बात बताऊं कि मैं एक दफा मुल्क से बाहर मौजूद था, मेरी 14 घंटे की वापसी की फ्लाइट थी। तो मुझे वहाँ एक बच्चे ने ऑफर की कि मैं आपको एक ऐसी पिल देता हूँ कि जो आप लेंगे तो आपको जो है ना वो सारा रास्ता आप किसी खास ड्रीम के अंदर रहेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से 14 घंटे की फ्लाइट जो है वो आप पूरी कर सकेंगे। और वो बच्चा उस मुल्क की, मैं आपको तफसील में नहीं जाना चाहता, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो मैंने पूछा कि यार ये तुम कब से इस्तेमाल कर रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि मैं चौकस रहने के लिए पहले आइस इस्तेमाल करता रहा, अब मैं अपने साथ ये ले आता हूँ जब भी आता हूँ, और इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ तो 14 घंटे की फ़्लाइट मेरी ऐसी गुजर जाती है कि मुझे हर फर्द बहुत अच्छा लग रहा होता है, मुझे कोफ्त नहीं हो रही होती। तो क्लासा साहब, वो जो जिस ज़माने की बात आप कर रहे हैं ना कि जब लोग कोकेन, ये हेरोइन और ये जो चर्च वगैरह के नशे जो आप लोगों के वक्त के और फिर हमारे वक्तों के थे, वो शायद आज के बच्चों के नशों की जो नोयत है वो भी तब्दील ये हो गई सर जी, है। मेरे एक और आपने जरा क्लैरिफाई कर दें। आपने कहा आप लोगों के, इसके मैंने तो अब मैंने तो नहीं सर, लाइफ चले में मैं सिगरेट भी कभी नहीं पी आप सर। मैंने कभी नहीं जिंदगी में नहीं सर, सिगरेट मैं नहीं पी। नहीं सर, मैं आप लोगों से मुराद या हम लोगों से मैं जरा मुराद क्लैरिफाई मैं तो कर उस दें थोड़ा सा। जनरेशन की बात कर रहा हूँ। हमारे वक्त में शायद हमने यही सुना था कि कोई हिरोइनची है, हेरोइन पीता है हाँ। या कोई चर्च पीता है, हमने यही सुना था। हमने इससे आगे नहीं पता था कि नशों की इतनी साहब तो नशे की इतनी सारी कुछ जैक एंड जिल नहीं, टैबलेट हमारे भी आती साइड है। पे सर, आप भी साउथ से हैं, मैं भी, हमारी साइड पे सबसे बड़ा नाम हम सुनते थे चर्च या भंग। भंग को तो खैर हमारे इलाकों में नशा नहीं समझा भंग जाता बहुत था। अच्छा, भंग नशा नहीं है सर, ऐसे वहाँ ही ये है। भंग भी है। यस, जुल्म हुआ है बड़ा कि भंग को नशा बना ये दिया। गर्मी भंग के तो इलाकों का देखना, ये मशरूब है वहाँ पे, उन इलाकों में। हाँ जी, ठंडा करके, वो इतनी गर्मी होती है वहां पे, दरिया किनारे लोग पड़ जाते हैं, भंग पी के फिर आराम से वक्त गुजरता है। फवाद तो साहब, आप समझिए कि फवाद साहब, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि ये जो हम बात कर रहे हैं, हमने कहा जो एलीट क्लास है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वही लेते हैं, लेकिन और हर दफ़ा जो है ये गैंग सामने आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है? क्या ये बाद में पकड़े भी जाते हैं ये नेटवर्क्स, या फिर इनके पीछे कुछ ऐसी ताकतें होती हैं कि इन तक हाथ डालना जो है वो मुश्किल हो जाता है? क्योंकि ये ऑडियो लीक तो बता रही है, आपने कहा इतने केसेस हैं, फिर भी इस बंदी की जो मुबैना ऑडियो लीक है उसमें जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उसने कहा है कि हमने पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, पकड़ सको तो पकड़ लो। देखिए, ये सारा जो कॉन्फिडेंस है ये बेसिकली उस काले धन की वजह से है कि जो इनके पास मौजूद है, उस नेटवर्क की वजह से है। आपने किसी को मंशियात सप्लाई की होती है, किसी को कोई और बेनिफिट आपने दिया होता है, कहीं पर आपने पैसा लगाया होता है। पुलिस में भी कोई एक आम आदमी गिरफ्तार हो जाए और एक कोई पैसे वाला आदमी गिरफ्तार हो जाए तो पुलिस का बिहेवियर भी दोनों के साथ मुख्तलिफ होता है। थाने में मौजूदगी से लेके जेल तक, ये जो पैसे वाले और गरीब आदमी के लिए यहाँ अलग अलग चीजें मौजूद है। तो ये सारा कॉन्फिडेंस जो नहीं, पिंकी खातून के लास्टली फवाद साहब, लास्टली जो बात पूछी है इन्होंने रबिया ने, तो ये जो चीज़ इसमें डिस्कशन में नहीं आ रही, इतना बड़ा नेटवर्क अगर आप चला रहे हैं कॉन्फिडेंस, तो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सिविल सर्विस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ये उनके उसके बगैर हो सकते हैं पेट्रनेज के, उन पे तो सारी बातें हो रही हैं। इतना बड़ा नेटवर्क, इतने बड़े अरसे से इतना सारा कुछ चल रहा है, उनका कहीं पे जिक्र नहीं है कि ये कैसे, ऑफ कोर्स पेट्रनेज के बगैर तो नहीं हो सकता, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या दो चार कोई बड़े पावरफुल के सियासतदान पीछे हों। सर, ये बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है। इस पर मैंने काफ़ी कोशिश की, जितना भी वक्त था सुबह से लेकर अब तक। मैं आपसे कह रहा हूँ, हकीकी तौर पे हम वैसे बड़े चैंपियन बनते हैं कि शहर के अंदर जो है वो मक्खी के परों की भी खबर हमें होती है कि किस मक्खी के कितने पर है आजकल शहर में चल गया। अरे, कोशिश हमारी यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात ले सकें। वो उस दिन परसों तरसों खबर आई कि जी वो पोलका फरार हो गया जेल से, तो कराची जेल से कोई फरार हो, तो कोशिश हमारी यही होती है कि हमें जो है वो खबरें मिलती रहे। लेकिन ये मंशियात की नेटवर्क के हवाले से नहीं पता था। और मैं बल्कि इसके साथ साथ आपको ये कहूँ कि ये पेट्रोनेज के बगैर हो नहीं सकता। इसमें सियासी अशराफिया और उसके साथ साथ जो माशरे में
आपको याद है कि एक अभी केस हुआ था एक लड़के का, गुफरान नाम था, अरमगान नाम था, अरमगान। जी बिल्कुल। अरमगान, उसका बिहेवियर भी यही था। उसने एक डीएसपी को गोली मार दी थी, जो बाद में बेचारा जांबाक हो गया, वो शहीद हो गया। जी जी। मतलब उसके घर पे जब रेड करने के लिए आया है, उसके बाप की गुफ्तगू आपने सुनी थी, जो अमेरिका से आया था। बिल्कुल। वो भी सारा 2 नंबर किस्म का एक धंधा था, और वो कितना जालिमाना केस था। वो मुस्तफा केस था। आपको क्लासा साहब आपने इसके ऊपर सेगमेंट भी किया था कि वो मुस्तफा बेचारे को बलूचिस्तान ले जाके अपने क्लास वालों को, अपने दोस्त को मार के गाड़ी के अंदर गाड़ी जला दी थी। गाड़ी के अंदर सोफ्ता लाश मिली। हमारे साथ आपने हमें डिटेल बताए थे, रिमेंबर एक सेगमेंट आपके साथ जी, मुझे वो इसलिए याद आ गया कि मैंने आपके शो के अंदर वो सारी बात की थी। तो ये जो काला धंधा है क्लासा साहब, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, और इसके पीछे जाहिर है कि जो ताकत रखने वाले लोग हैं, अंडरवर्ल्ड कहा जाता है सर, अंडरवर्ल्ड, दिस इज व्हाट द अंडरवर्ल्ड इज। बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाजरीन। आज सोशल मीडिया पर एक शोर मचा रहा, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर, जब कराची की अदालत में मंशियात फरोश मुल्जिमा पिंकी की शाहाना अंदाज में एक एंट्री देखी गई, हथकड़ी के बगैर एंट्री देखी गई। इन पर ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे केसेस हैं। अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो इनका नाम है, और सोशल मीडिया पर फिर ये शोर मचा और तनकीद का निशाना बनाया गया सिंध पुलिस को कि एक मुल्जिमा की इस तरह से शाहाना अंदाज में एंट्री क्यों हुई। और फिर उसके साथ साथ जो है वो उनकी ऑडियो भी लीक हुई, और उस ऑडियो में जो है वो सुना जा सकता है, मुबैना ऑडियो लीक हुई, जिसमें ये सुना जा सकता है कि वो कह रही है हमने पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, और उनका कहना है कि आप लोगों की अकल घुटनों में है, 8-9 साल मेरे पीछे लगे रहते हैं और फिर रिटायर्ड हो जाते हैं, और मगर पकड़ नहीं पाते। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे, पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। तो इसी वाक़े का नोटिस देते हुए अब जो है SHO गार्डन हनीफ सियाल, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सईद अहमद और सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर जफर इकबाल को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि ये वाक़े की तहकीकात अब SSP साउथ के सुपुर्द कर दी गई है। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात हो।